इमेजिन कीजिए हम साल 2000 में हैं। अगर तब किसी ने आपको बताया होता कि आईटी सेक्टर अगले 20 साल में विप्रो और इन्फोसिस जैसे जायंट्स बनाएगा तो शायद आप यकीन नहीं करते। और आज हम वही खड़े हैं, एक मैसिव इकोनॉमिक शिफ्ट के स्टार्टिंग पॉइंट पर। इंडिया $5 ट्रिलियन से $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के रास्ते पर अभी है। लेकिन इस जर्नी में कौन से सेक्टर्स मार्केट को लीड करेंगे, बेसिकली इकोनॉमी के ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो इंडिया को $10 ट्रिलियन इकोनॉमी एक्चुअली बनाएंगे, उनमें से टॉप 5 सेक्टर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और हाँ, मैं आपको सिर्फ सेक्टर के नाम नहीं बताऊंगा, मैं एक डेटा पैक एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें हम टेक्निकल्स भी फॉलो करेंगे, फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक पे भी मैं कमेंट्री शेयर करूंगा एंड इसके टॉप स्टॉक्स और टॉप ईटीएफ के नाम भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डोजी। तो दोस्तों, सेक्टर के नाम बताने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं, इन सेक्टर्स के ऊपर में मेरा विजन 1-2 महीने का नहीं बल्कि आने वाले कम से कम 4 से 5 साल का है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी को डबल होने के लिए भी उतना ही कुछ समय लगेगा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई मैंने इस टॉपिक में सेक्टर्स को चुना है, ना कि स्टॉक्स को। स्टॉक्स हमेशा ग्रो नहीं करते, स्टॉक्स कभी भी ऊपर जाके वापस नीचे भी आ सकते हैं, बट सेक्टर्स का ऐसा नहीं है। ओवरऑल सेक्टरल इंडेक्स ऊपर ही जाता है, दैट इज व्हाई इसमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने मिलता है। इस वीडियो में अगर मैं किसी स्टॉक का नाम भी लेता हूं या ईटीएफ का नाम लेता हूं तो उसका ये मतलब नहीं कि आपको उसे तुरंत बाय करना है, उसके लिए आपको थोड़ा और एनालिसिस सीखना चाहिए। तो चलिए बाकी चीजें मैं आपको वीडियो में बताता हूं। लेट्स गेट ऑन विद द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। देखिए, अगर इंडिया की जीडीपी को 7% पर एनम से ग्रो करना है ना, तो इंडिया के क्रेडिट ग्रोथ को 14% पर एनम से ग्रो करना होता है। और ये होता है सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एंड एनबीएफसी के भरोसे। सीधी भाषा में अगर आपको बताऊं तो अगर इंडिया को आगे बढ़ना है, बेसिकली इंडिया की इकोनॉमी को अगर आगे बढ़ना है, तो बिना बैंकिंग सेक्टर के पॉसिबल ही नहीं है। अब बैंकिंग सेक्टर में आते हैं बैंक्स, एनबीएफसीज, आपके क्रेडिट कार्ड कंपनीज, इंश्योरेंस स्टॉक्स एंड इनफैक्ट एएमसीज भी। बेसिकली ओवरऑल कैपिटल मार्केट जो है ना वो डेवलप होगा। अगर शॉर्ट टर्म की बात बताऊं तो फिर इंडिया एक रेपो रेट रिडक्शन साइकिल में है। बेसिकली इंटरेस्ट रेट अब जब कम होते हैं तो स्पेशली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में मैं आपको एक क्लियर चीज बता सकता हूं, कभी भी अगर आप अपना एक पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे हो तो उसमें कम से कम 30, अगर आप यंग हो तो 30% तो आप इन सेक्टर को ही दे दोगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इकोनॉमी में कोई भी एक फंडा चले या ना चले, इकोनॉमी जो ग्रो करती है वो बैंक्स में ही आपको देखने मिलता है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम सारे लोग किसी बैंक के लिए ही तो काम कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश यही होती है ना कि हम पैसे कमाएं, ढेर सारे पैसे कमाएं, और कहाँ रखे उसे? अल्टीमेटली किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में रखेंगे, या तो बैंक में रखेंगे, एफडी में रखेंगे, स्टॉक्स में रखेंगे, या किसी भी सिस्टम में अगर रखें तो वो इंडिया की फाइनेंसिंग इकोसिस्टम का पार्ट तो बनने ही वाला है। हेंस अ सिंपल सजेशन ओवर हियर इज कि अगर आप एक पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे हो, एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो बैंकिंग एनबीएफसी को उसमें जरूर इंक्लूड करना, वो भी हैवी वेटेज देना। हो सकता है नंबर 1 वेटेज देना पड़े। स्क्रीन पे मैं आपको कुछ टॉप बैंकिंग एंड एनबीएफसी स्टॉक्स दिखा दे रहा हूं। कुछ स्टॉक्स लार्ज कैप है, कुछ मिड कैप है, लेकिन आपको इन डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग तभी करनी चाहिए अगर आपको इनका एनालिसिस करना आता है। अदरवाइज मैं स्क्रीन पे आपको टॉप 3 ईटीएफ भी दिखा दे रहा हूं। ये ईटीएफ या फिर इंडेक्स म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग उन्होंने करनी चाहिए जिनके पास स्टॉक एनालिसिस का समय नहीं है। उन्हें बस इतना पता है कि भाई बैंकिंग सिस्टम ग्रो करेगा तो हम हर महीने इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट कर देंगे। आई अगेन रिपीट, स्टॉक इन्वेस्टिंग सिर्फ सीख के करनी चाहिए, ईटीएफ इन्वेस्टिंग हर कोई कर सकता है। चलिए फटाफट बैंकिंग एंड एनबीएफसी का एक बार चार्ट देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो चार्ट दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, ये है निफ्टी बैंक। बेसिकली बैंक निफ्टी जो होता है उसका मंथली टाइम फ्रेम चार्ट। अब देखिए, सारी लाइंस वगैरह आप अगर इग्नोर करो, सो इसमें सिंपल सी एक चीज आप समझिए, मुझे कमेंट में भी बताइएगा, ओवरऑल इस स्टॉक में या फिर इस इंडेक्स में, बैंकिंग इंडेक्स में किस तरह का ट्रेंड है। मंथली टाइम फ्रेम जब लार्जर पिक्चर आप देखते हो, आपको क्या दिख रहा है कि इंडेक्स ऊपर जाता है, नीचे जाता है, या कहीं पे भी नहीं जाता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड दैट इज व्हाई ऐसे सेक्टर्स को लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस पे आप बाय द डिप कर सकते हो। हर एक रेड कैंडल पे बेसिकली आप इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी खोज सकते हो। अब इसी की तरह एक और दूसरा इंडेक्स है फाइनेंशियल सर्विसेज का। बेसिकली इसमें एनबीएफसीज आते हैं, आपके बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस, मनापुरम फाइनेंस वगैरह जो हो गए ना, ये डायरेक्टली बैंक्स नहीं होते, तो वो इस सेगमेंट में आते हैं। ले दे के दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, लेंडिंग का काम कर रहे हैं। हेंस ये सेक्टर भी आप देखोगे तो इसमें भी सेम ट्रेंड आपको दिख रहा है। तो बेसिकली जब जब करेक्शन मिलता है आप इसमें बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हो। लॉन्ग रन में हर रेड कैंडल को अगर आप बाय करोगे ना, तो भी आपको लॉन्ग रन में बहुत अच्छी कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल ही जाएगा। अभी आप देखोगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर लगभग 3 महीने से कंसोलिडेट भी कर रहा है, मतलब इट इज अ गुड टाइम टू कलेक्ट। चलिए अब हम दूसरे सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एनर्जी सेक्टर। देखिए, इंडिया इज अ एनर्जी हंग्री कंट्री। आपने मुझे पहले भी ये बोलते सुना होगा, नहीं तो भी आप मुझे आगे भी बार बार बोलते सुनेंगे। ये एनर्जी हंग्री का मतलब क्या होता है? हमारे देश में आबादी इतनी है और हमारा देश इतना बड़ा है कि जितनी भी पावर आप हमारे देश को दोगे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, उतनी कम है। अब कई लोगों को लगता है कि भैया अब रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं कि कन्वेंशनल, दोनों की ही बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर देश को आगे बढ़ना है, देश की इकोनॉमी को 10 ट्रिलियन अगर पहुंचना है, सो एनर्जी कंजम्पशन को भी लगभग डबल होना पड़ेगा, डबल से भी इनफैक्ट ज्यादा ग्रो करना पड़ेगा। इसमें सवाल रिन्यूएबल या फिर नॉन रिन्यूएबल या फिर कन्वेंशनल सोर्स का नहीं है, दोनों ही ग्रो करने वाले हैं।
कोयले से बनने वाली बिजली भी ग्रो करेगी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनने वाली बिजली भी ग्रो करेगी, सोलर भी ग्रो करेगा, विंड भी ग्रो करेगा। सो ओवरऑल एनर्जी सेक्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें तो अभी इनफैक्ट हेवी करेक्शन भी आया है, मतलब ये सेक्टर आपको डिस्काउंट पे भी ट्रेड करने मिलेगा, सॉरी मतलब बाय करने मिलेगा। अब स्क्रीन पे मैं कुछ एनर्जी के स्टॉक्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स भी शो कर दे रहा हूँ। स्टॉक इन्वेस्टिंग सिर्फ तब करना अगर आपको समझ में आता है या एनालिसिस आता है, अदरवाइज ये स्क्रीन पे मैं ईटीएफ शेयर कर रहा हूँ, इसमें ज्यादा ईटीएफ के ऑप्शंस नहीं है, पर जो है स्क्रीन पे अच्छा ही है, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बेसिकली एसआईपी भी कर सकते हो। अब ये रहा निफ्टी एनर्जी का चार्ट, इसमें ना कुछ अच्छी डेवलपमेंट है। इनफैक्ट मतलब पिछले चार्ट में मुझे आपको कुछ दिखाने सिखाने नहीं मिला, क्योंकि सब ऊपर ही जा रहा था उसमें। एनर्जी इंडेक्स पे अगर आप देखोगे ना, तो ये अपने ऑल टाइम हाई से अपने फिबोनाची गोल्डन रेशियो और 50% रेशियो को रिट्रेस किया, जो कि एक हेल्दी करेक्शन होता है। यहाँ से फिर बाइंग भी आपको देखने मिली। इस कहने का मतलब है कि ये सेक्टर में जो वर्स्ट था वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि इट इज ओवर। तो आप एनर्जी इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर ही सकते हो। देखो, कोई भी चीज अगर अच्छी है उसको सस्ते में खरीदना एक लॉजिकल चीज होती है। क्या होगा अगर ये गिर जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के थोड़ा बहुत और गिरता भी है तो भी यू कैन स्टिल बाय द डिप, बिकॉज ओवरऑल एनर्जी डिमांड, हमेशा याद रखो, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर बनना है तो एनर्जी डिमांड को डबल ट्रिपल होना पड़ेगा। मतलब ये इंडेक्स यहाँ तो छोड़ो, इससे भी बहुत आपको ऊपर देखने मिलने वाला है अगले 4-5 साल में। जैसा आप हिस्टोरिकली भी देख सकते हो, ये मंथली चार्ट है, मैं कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा हूँ। पहले भी ये इंडेक्स एकदम अपने हाई से इतना इतना गिर गया था, देखिए कितना कितना करेक्शन आया था इसमें। 2022 का करेक्शन अगर हम देखें तो 23%, 26% तक गिर गया था। इसके बाद में भी अगर हम देखेंगे हिस्टोरिकली तो एक बार पहले भी गिरा है भाई, ये बहुत पहले की बात है वैसे, 2008-10 की बात है। आधा हो गया था एकदम से इंडेक्स, बट कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इसमें एसआईपी करते रहते हैं तो इंडेक्स बहुत अच्छा ही है। इंडिया का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सिस्टम ओवरऑल अब और बेटर शेप में एज कंपेयर टू प्रीवियस डेकेड। इनफैक्ट इट विल बी गेटिंग इवन बेटर इन द नेक्स्ट डेकेड। सो आई होप यू गेट द पॉइंट। बाय द वे, जितने भी ईटीएफ या इंडेक्स म्यूचुअल फंड के नाम है ना, मैं नीचे कैप्शन में भी, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा आपके लिए, वीडियो के बाद उसे पढ़ लेना। चलिए अब थर्ड सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज डिफेंस सेक्टर। अब देखिए, डिफेंस सेक्टर ग्रो होने वाला है, इसमें वैसे कुछ मेरे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ अपना पर्सपेक्टिव देता हूं कि मुझे क्यों लगता है कि ये सेक्टर में ग्रोथ कम करने का भी ऑप्शन नहीं है सरकार के पास में। देखो, इंडिया अपने डिफेंस के लिए तो अपना बजट हर साल 20-30% बढ़ाता ही है, लेकिन अगर बांग्लादेश या पाकिस्तान या फिर हमारे नेबरिंग कोई भी कंट्री, आपको पता ही है हमारे नेबरिंग कंट्री से इन जनरल बहुत अच्छे रिलेशन नहीं चल रहे, अगर वो अपने डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करती है, मान लो पाकिस्तान ने एक नई मिसाइल खरीद ली, तो अब हमको उसको डिबंक करने के लिए या फिर उस मिसाइल को हवा में ही गिराने के लिए नया अपना एयर डिफेंस सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा। सेम चीज अगर बांग्लादेश करता है, कोई भी नेबरिंग कंट्री करती है कि भाई उन्होंने कोई नया ड्रोन ले लिया, उसको गिराने के लिए भी हमें सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा, या उन्होंने कोई नया मिलिट्री बेस बना लिया, तो उस मिलिट्री बेस को बनाने के लिए अब हमको नए या तो सबमरीन या फिर शिप से मिसाइल लॉन्च करनी पड़ेगी। हमारे बेसिकली डिफेंस सिस्टम में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की बात नहीं है, इनफैक्ट ओवरऑल अगर आपका पड़ोसी भी अपना डिफेंस बजट बढ़ाता है तो आपको भी बढ़ाना ही पड़ता है। और बांग्लादेश पाकिस्तान तो छोड़ो, चाइना का भी तो एक रिस्क होता है हमारे पास। हेंस ओवरऑल डिफेंस इंडस्ट्री में बजट बढ़ाने का ऑप्शन ही नहीं है, आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, आज नहीं आने वाली काफी सालों तक बढ़ाना पड़ेगा। इनफैक्ट कई सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमको डिफेंस सेक्टर से ही देखने मिलते हैं। इनफैक्ट जो आप टेलीकॉम इंडस्ट्री आज पूरी यूज करते हो, वो पहले इंट्रोड्यूस मिलिट्री सेक्टर में ही हुई थी। तो मिलिट्री के लोग अपनी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, फिर कई सिविलियंस को उसको यूज करने मिलता है। सो ओवरऑल इंडिया के लिए भी अच्छी ही बात होती है। अब डिफेंस सेक्टर इंडिया के लिए बहुत सेंसिटिव है, अभी बहुत रिसेंटली हमने उसको प्राइवेट प्लेयर्स के लिए थोड़ा थोड़ा ओपन किया है। अभी भी मेजर प्लेयर इसमें सरकारी प्लेयर्स ही है। स्क्रीन पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट स्टॉक जिनकी मोनोपोली भी है उनका नाम भी शेयर कर दिया है। आई विल रिपीट अगेन, स्टॉक इन्वेस्टिंग तब करना जब एनालिसिस सीख लो, अदरवाइज ये रहा डिफेंस का एक टॉप सबसे बढ़िया ईटीएफ एंड इंडेक्स फंड, ये तो आप लॉन्ग टर्म के लिए वैसे भी पकड़ सकते हो। चलिए अब एक बार डिफेंस सेक्टर का चार्ट देख लेते हैं, वो भी कुछ डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। सो ये है निफ्टी इंडिया डिफेंस का चार्ट, बेसिकली हमारे डिफेंस का मंथली टाइम फ्रेम चार्ट है। ये पूरा वीडियो मैं मंथली टाइम फ्रेम पे ही रख रहा हूँ। देखो, इसमें कोई एंट्री एग्जिट की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में ओवरऑल ट्रेंड तो आप देख ही रहे हो, ऊपर ही जाने वाला है। सो अगर इसमें आप एक चीज देखो तो ये बहुत अच्छे पिविटल पॉइंट पे, ये अपना रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लेवल पे, बेसिकली जो प्रीवियस ब्रेकआउट आया था उसको रीटेस्ट कर रहा है। सो इस इंडेक्स का सिर्फ खड़े खड़े अगर टेक्निकल टारगेट भी निकालना होगा, बेसिकली सिर्फ शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा ये, इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म टारगेट, तो भी आप इजीली बोल सकते हो कि भाई ये इंडेक्स में और 30-40% रिटर्न देने की पोटेंशियल है। क्योंकि अभी आप देखोगे तो 2024 के लेवल पे अभी भी ट्रेड कर रहा है इस इंडेक्स में। आज तक ब्रेकआउट तो आया लेकिन कंफर्मेशन नहीं आया, सॉरी कंफर्मेशन तो आया लेकिन रीटेस्ट आया, ओवरऑल टारगेट अचीव नहीं हुआ। सो इट इज अ गुड टेक्निकल पैटर्न इनफैक्ट। और इस सेक्टर में भी अगर आप देखोगे ना, तो प्रीवियस स्विंग लो से प्रीवियस स्विंग हाई पे अभी कितनी गिरावट आई है इसमें, तो एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट जोन 30% रिट्रेसमेंट तक की ही इसमें गिरावट आई है। तो दिस इज स्टिल गुड। अगर आज के तारीख में बात करें तो ये सेक्टर अपने ऑल टाइम हाई से आपको, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो लगभग 15% डिस्काउंट पे मिल रहा है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, देखो कोई सेक्टर आज नहीं कल तो अपना ऑल टाइम हाई वापस टच करेगा ही। तो एक बार अगर कोई बहुत अच्छा स्टॉक या बहुत अच्छा सेक्टर अपना ऑल टाइम हाई बना लेता है और फिर वो वहां से गिरने लगता है, तो इसे डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है आज नहीं कल वो वापस ऊपर जाने ही वाला है। तो इतना आज सस्ता मिल रहा है, इतना गारंटीड रिटर्न आपको मिल रहा है। अब गारंटीड रिटर्न जब मैं बोलता हूं ना, तो यहाँ पे एक चीज समझो, इतने रिटर्न मिलेंगे ट्रू, पर कितने समय में मिलेंगे ये आपको नहीं पता। तो एक चीज भी आपको फैक्टर इन करनी पड़ती है। मतलब अगर 5 साल बाद सेम अपने ऑल टाइम हाई पे जाएगा तो आपके रिटर्न से 15% के रिटर्न 5 साल में थोड़ी ना अच्छे होते हैं।
So I hope you get the point. You can tell whether it will achieve the target or not, but you cannot tell that when will it achieve the target. That is where the slight speculation in stock market actually lies. चलिए, but I hope you get the point कि डिफेंस सेक्टर भी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है. अब आपने इस वीडियो में मुझे कई बार ये बोलते सुना है कि भाई स्टॉक इन्वेस्टिंग सिर्फ तब करना जब आपको एनालिसिस आता है. तो इस एनालिसिस के लिए ना मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लाया हूं. अगर आप मुझे जानते नहीं हो तो मैं एक सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूं और एक प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट एजुकेटर भी हूं. ऐसे में अगर आप एक बिगिनर टू इंटरमीडिएट प्लेयर हो जिसका इन्वेस्टिंग कैपिटल लगभग 1 लाख से भी ज्यादा है तो भी चलेगा, तो आप ना सिंपली एक 6 चेक एनालिसिस कोर्स मेरा प्रेफर कर सकते हो. ये सिर्फ 1500 रुपए का है. अब इस कोर्स में मैं आपको 6 डिफरेंट एनालिसिस सिखाता हूं. ये बेसिकली क्वांट बेस्ड कोर्स है बट बड़े सिंपल एनालिसिस होते हैं और इन 6 एनालिसिस के बेसिस पे हम किसी भी स्टॉक को स्कोर करते हैं. अगर स्टॉक का स्कोर 4 या उससे ऊपर आता है तो हम उसे परचेस करते हैं, अदरवाइज हम उसे अवॉइड करते हैं. अब परचेस करने के बाद में एग्जैक्टली सेल किस प्राइस पे करना है ये भी इस कोर्स में इंफॉर्मेशन दी हुई है. इस कोर्स का फीडबैक ऑलरेडी बहुत अच्छा है. मैं काफी सालों से सेम चीज पढ़ा रहा हूं. सो आई डोंट बिलीव इन एक्चुअली चेंजिंग द कॉन्सेप्ट. एक चीज को आप एक बार अच्छे से मास्टर कर लो सो इट एक्चुअली बिकम्स अ सेकेंडरी इनकम सोर्स फॉर यू. नीचे डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक दिया हुआ है, इसे जरूर चेकआउट करना. एंड चलिए अब मैं आपको अपना फोर्थ सेक्टर बताता हूं, दैट इज स्मॉल कैप 250 इंडेक्स. तो आपने अभी तक पिछले तीन इंडेक्स में देखा होगा कि भाई मैं तो सेक्टर के नाम ले रहा था, किसी डिफेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर, मतलब नॉट आईटी सेक्टर, इनफैक्ट डिफेंस सेक्टर की बात कर रहा हूं, मैं बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहा हूं. तो अब मैंने एक ब्रॉड बेस इंडेक्स दैट इज स्मॉल कैप 250 को क्यों चूज किया? देखिए, अल्टीमेटली आपका गोल है कि आपको अपने पैसों को एक फिक्स रेट से या फिर एक बेटर रेट, स्टैंडर्ड रेट से आपको कंपाउंड करना है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का यही गोल होता है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कभी ये नहीं सोचता कि मैं अपने पैसों को 10 गुना बढ़ा दूं. वो ये सोचता है कि मैं एक अच्छे पोर्शन को 20% सीएजीआर से भी अगर बढ़ाऊं तो भी बहुत अच्छा होता है. तो स्मॉल कैप इंडेक्स इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स ना जब जनरली निफ्टी से कम डबल, लगभग डबल के करीबन रिटर्न्स देता ही है आपको. कभी डबल से थोड़ा कम, कभी डबल से थोड़ा ज्यादा इन अ 4 to 5 ईयर विंडो. एंड स्मॉल कैप 250 में अच्छी बात क्या है, क्योंकि देखो रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर स्मॉल कैप सिलेक्शन में ही सबसे ज्यादा गड़बड़ कर देते हैं. सो ये जो गड़बड़ होती है तो इसमें क्या हो जाता है कि आपका स्मॉल कैप का एक आधा स्टॉक आपने कोई पिक कर लिया, फिर वो 40-50% गिर जाता है. स्मॉल कैप स्टॉक में 40-50% की गिरावट बिल्कुल नॉर्मल है, पर रिटेल इन्वेस्टर ये चीज हैंडल नहीं कर पाते. इसलिए स्मॉल कैप का अगर एक्सपोजर रखना है ना तो टॉप 250 स्टॉक्स को रखो. इसका एडवांटेज क्या होता है, मान लीजिए कोई कंपनी जेन्युइनली खराब निकली कि भाई 250 में से कोई भी एक आध दो कंपनी खराब निकली, तो हर 6 महीने में इंडेक्स की रीबैलेंसिंग होती है. तो अगला पैसा आपका इस कंपनी में जाएगा ही नहीं, वो कंपनी को निकाल दिया जाएगा और उसकी जगह एक नई बेटर कंपनी को लेके आएंगे. तो इंडेक्स रीबैलेंसिंग का आपको एडवांटेज फ्री में मिलता है, जिसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने. अपने आप आपके लिए एनालिसिस करके इंडेक्स मार्केट ही दे देता है. सेकंड है कि स्मॉल कैप में आपका एक्सपोजर भी अच्छा डेवलप हो जाता है. एंड थर्ड तो आपको पता ही है, मार्केट से बेटर रिटर्न स्मॉल कैप इंडेक्स लॉन्ग रन में देगा ही. तो अगर कभी भी 4-5 साल का विजन रखते हो तो मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है. एट दिस मोमेंट मैं स्मॉल कैप इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसका वैल्यूएशन बहुत अच्छा है. चलिए मैं आपको स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट दिखाता हूं. देखिए, स्मॉल कैप इंडेक्स के चार्ट में भी एक ब्यूटीफुल चीज ये देखने मिल रही है कि ये भी अपने एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट पे है, मतलब ऐसे सिंपल भाषा में सपोर्ट पे है. और अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखोगे तो अभी भी एक अच्छे रिट्रेसमेंट पॉइंट पे ही है ये इंडेक्स. गोल्डन रेशियो से ये भी एक रिवर्सल ले रहा है. अब रिवर्सल ना भी अगर ले तो भी घबराने की कोई बात नहीं है. ओवरऑल ये इंडेक्स का भी मंथली टाइम फ्रेम चार्ट आप देखोगे तो इट शोज अ क्लियर ट्रेंड, दैट इज अप ट्रेंड. सो अभी अगर हम वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करें तो लगभग कितने दिन हो गए हैं, 500 से ज्यादा दिन हो चुके हैं. स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिए है, जीरो रिटर्न दिए है. तो ऐसा ज्यादा समय तक रहता नहीं है, स्पेशली जब टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन दोनों हो चुका है तो इंडेक्स अंडर वैल्यूड हो जाता है. एकदम ऑल टाइम हाई पे खरीदने में देखो रिस्क क्या होता है कि यहाँ पे इंडेक्स भी ओवर वैल्यूड है. भागती हुई चीज को इसलिए इन जनरल नहीं पकड़ना होता है. चीजें जब गिर जाती है तब खरीदने में सेंस बनता है. बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि अगर आप आज 2026 की जगह अगर आप 2023 में होते तो यू आर गेटिंग अ बाइंग अपॉर्चुनिटी समवेयर अराउंड दिस रीजन, विच इज नॉट बैड. इसके बाद में ऐसा रनअप जब भी आए, राइट, अगले साल आ जाए, उसके अगले साल आ जाए, तो यू विल स्टिल बी इन अ विनिंग पोजीशन. एंड जनरली इलेक्शन ईयर से 1-1.5 साल पहले एक हैवी पोजीशन बन जानी चाहिए. सो आपका भी पोजीशन बनाने का टाइम स्टार्ट होता है. स्क्रीन पे मैं स्मॉल कैप के एक टॉप ईटीएफ का भी नाम शो कर दे रहा हूं. एंड चलिए लेट अस मूव टू द फाइनल सेक्टर, दैट इज हेल्थ केयर एंड फार्मा सेक्टर. सो हेल्थ केयर एंड फार्मा सेक्टर की खास बात यह है कि इसका एक्सपोर्ट बिजनेस भी इंडिया बहुत अच्छे से करता है. बाहर से लोग हमारे यहाँ इलाज कराने भी आते हैं. दैट इज अ वेरी बिग थिंग एक्चुअली. इंडिया का हेल्थ केयर इकोसिस्टम सेल्फ सफिशिएंट भी है. बेसिकली हमारे देश में इतने पेशेंट्स हैं हमारे पास में कि इकोसिस्टम अगर हम नहीं भी ग्रो करें तो देश के लोग को ट्रीट करते करते भी पूरा बिजनेस चल जाएगा. एंड फाइनली इतनी बड़ी आबादी का फायदा ही तो ये होता है कि हर कोई बीमार भी पड़ेगा और कहीं ना कहीं हर कोई खत्म होते होते अच्छे खासे पैसे भी हॉस्पिटल्स को देके जाएगा. अब आई नो ये थोड़ा डार्क साउंड करता है, बट एनीवेज इफ यू आर एन इन्वेस्टर तो आप तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, राइट. सो हेल्थ केयर सेक्टर एंड फार्मा सेक्टर में दोनों को एक साथ ही क्लब कर रहा हूं. मैं कायदे से तो दोनों अलग अलग सेक्टर होते हैं, बट मैं दोनों को एक साथ ही क्लब कर रहा हूं क्योंकि दोनों की इंडस्ट्री कहीं ना कहीं सिमिलर है.
अब देखो थोड़ा टॉपिक से अलग होके मैं अगर एक चीज़ बताऊँ, कई लोग बोलते हैं कि भाई इंडियंस में सिविक सेंस नहीं है, इंडिया की टेक्नो एकदम पिछड़ी हुई कंट्री है एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। लेकिन एक बार इंडिया का मेडिकल इकोसिस्टम एक्सपीरियंस करके देखो। बेसिकली हर बड़ी से बड़ी सर्जरी हमारे यहाँ पे अब हो सकती है। इनफैक्ट बाकी कंट्रीज़ से कंपैरेटिवली सस्ते में भी हो जाती है। मतलब अगर आप कोई आपका बाहर रहता होगा कोई इंडिया से बाहर तो उसको पूछो कि मेडिकल एक्सपेंडिचर कितना है? वो कभी भी उनको कभी भी पुराता है इंडिया में आके अपने ट्रीटमेंट करवाना, बशर्ते ऑफ कोर्स उनके पास में क्वालिफाइड डॉक्टर मिल जाए। लेकिन इंडिया में बहुत अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल्स, एकदम एडवांस लेवल के हॉस्पिटल्स भी अब आ चुके हैं और नहीं तो भी उसमें डेवलपमेंट बहुत अच्छे से चल रहा है। और फार्मा की बात तो क्या ही करना है, आपको पता है इंडिया इज़ द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। चाहे टैरिफ लगे, चाहे एक्सपोर्ट में बैरियर आ जाए, चाहे वॉर हो जाए, गोलियाँ कभी बंद नहीं होने वाली, मतलब नॉट बंदूक की गोलियाँ। उसके लिए भी डिफेंस सेक्टर हमने डिस्कस किया है, बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ द मेडिसिन्स। सो इंडिया का हेल्थ केयर एंड फार्मा सेक्टर एक बहुत अच्छे पोजीशन पे बैठा हुआ है। लॉन्ग रन के लिए बहुत ही अच्छा है। ओवरऑल हेल्थ केयर का इन्फ्लेशन मार्केट के इन्फ्लेशन से ज़्यादा होता है। मतलब हेल्थ केयर के ऊपर में एक इंडिविजुअल का खर्चा अगर आज ₹10 है तो कल को चल के वो 12 होना तय है। हेंस इट इज़ अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, क्वाइट स्टेबल बिज़नेसेस एंड इट हैज़ ऑलरेडी सर्वाइव्ड द टेस्ट ऑफ टाइम। स्क्रीन पे मैं कुछ टॉप हेल्थ केयर सेक्टर के नाम दिखा दे रहा हूँ आपको। मोस्ट ऑफ देम आर ऑलरेडी एट डिस्काउंट एंड अंडर वैल्यूड एंड एज़ यू नो इनका एनालिसिस करने के लिए 6 टेक कोर्स को यूज़ करना। अगर फिर भी आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए स्क्रीन पे मैंने इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ के नाम भी दे रखे हैं। चलिए एक बार हेल्थ केयर एंड फार्मा का फाइनल चार्ट देख लेते हैं। सो ये रहा हेल्थ केयर इंडेक्स। इसमें भी आप देख सकते हो एक टाइम करेक्शन भी हुआ है। दिस इज द टाइम करेक्शन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। अभी अगर प्रीवियस ऑल टाइम हाई से देखा जाए तो इसमें भी लगभग 500 दिन से इसमें कोई रिटर्न्स नहीं आए हैं। यही सेम 2024 का है ओवरऑल मार्केट में बना था, तो वही 500 दिन से इसमें भी कोई रिटर्न नहीं आए हैं। इसमें आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पे कप एंड हैंडल पैटर्न भी देखने मिल रहा होगा। इस इंडेक्स का भी अगर हम छोटा टारगेट निकालना चाहे, देखो वैसे तो ये लॉन्ग टर्म में और भी ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन अगर हम आज ही इसका अगर डेप्थ ऑफ कंसोलिडेशन मेथड से टारगेट निकाले तो करंट मार्केट प्राइस से आज से ही अगर देखा जाए तो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है लगभग 30% की, विच इज नॉट अ लॉट ऑनेस्टली, क्योंकि हम तो अगर 4-5 साल की बात करते हैं तो हम कम चाहेंगे कि 20% पर एनम दे, तो ये टारगेट आप लगभग 1 आध साल का पकड़ के रख सकते हो। बट ओवरऑल हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अगर लंबा गेम खेलना है तो यू शुड बाय इट एट सिंपली एवरी सपोर्ट। नेक्स्ट मैं निफ्टी फार्मा का भी आपको चार्ट एक बार दिखा देता हूँ। फार्मा इंडेक्स में भी लगभग सिमिलर ही स्टोरी चल रही है। इसमें भी आप देख सकते हो कि वही 500 दिन का कंसोलिडेशन हुआ है। इसका भी लगभग वही राउंडिंग बॉटम की तरह फॉर्मेशन इसका बन रहा है। ये राउंडिंग बॉटम अभी 1 साल का ही हुआ है, इसलिए मैं इसको छोटा कंसोलिडेशन बोल रहा हूँ। जनरली राउंडिंग बॉटम अगर 3 साल का होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे कि ये वाला देखिए कैसे 2015 से लेके 2020-21 तक के कंसोलिडेट किया था, फिर एक बड़ी रैली दिया। तो अब जरूरी नहीं है कि उतना ही कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जैसे जैसे कोई मार्केट डेवलप होता है ना, तो कंसोलिडेशन एंड क्रैश का समय भी कम होते जाता है। जैसे निफ्टी पहले 10-10 साल तक के कोई रिटर्न नहीं देता था, और जब आपने कोविड पे देखा कि एक ही साल में पूरी रिकवरी आ गई। 2021 में भी आपने देखा कि 2 ढाई साल में ही पूरी रिकवरी आ गई। अभी भी आप देख रहे हो कि 500 ही दिन में मार्केट वापस अपना ऑल टाइम हाई मतलब रिकवरी दे के गया। Hence, long story short, pharma index, India is the pharmacy of the world, and healthcare में तो we are already self sufficient. अगर आपने ये दोनों चीज एक्सपीरियंस की तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना। So this is it about the top 5 sectors. अब इसके अलावा मैं कुछ ऑनरेबल मेंशंस आपको दे देता हूँ। देखो निफ्टी 500 में भी आप यही सेम चीज कर सकते हो जैसे आपने स्मॉल कैप 250 में किया था, वो भी एक बहुत अच्छा इंडेक्स होता है। इसके अलावा जब मैंने हेल्थ केयर और बैंकिंग सिस्टम बोला ना, तो अब इसमें अपने आप इंश्योरेंस कंपनीज को भी इंक्लूड कर लो, क्योंकि आज की तारीख में हेल्थ केयर को अफोर्ड करने के लिए इंश्योरेंस लगता ही लगता है। अब इसके अलावा कैपिटल मार्केट के भी कुछ कंपनीज है, जैसे कि आपका सीडीएसएल कैम्स हो गया, ये भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अच्छे कंसीडर किया जाता है। डोंट टेक दिस एज एन एडवाइस, इसके ऊपर भी एनालिसिस करके इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड अब देखो ये डेटा सेंटर वगैरह के ऊपर भी थोड़ा ट्रैक्शन आ रहा है, बट मैं तो वेट एंड वॉच बोलूंगा इन सेक्टर्स पे। अच्छे प्लेयर्स को एमर्ज होने दो, क्लियर बिजनेस आउटपुट दिखने दो। अगर कोई सेक्टर में बूम आने भी वाला होगा तो पूरा का पूरा आज नहीं आ जाएगा, तो फोमो में इन्वेस्ट मत करना। विद दैट सेड, अगर एजुकेशन में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन से लिंक्स ले लेना। सारे ही टॉप ईटीएफ के नाम भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।